अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ख़वातीन व आज़ाद, आपको वो सुबह की सोच में कहते हैं खुश आमदीद, मुझे कहते हैं हसन लियाकत। और मैं हूँ गज़ल अमान। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, कल बहुत ज़्यादा अचानक से तूफ़ानी बारिशें हुई। इस्लामाबाद पिंडी में जो सूरत हाल थी वो देखने वाली थी, क्योंकि मैं खुद बाहर थी और मैंने देखा कि किस तरह से जो पानी की सतह है वो बुलंद होती जा रही है। और अचानक से इतनी तेज़ बारिश, चाहे वो सेक्टर्स को कोई भी सेक्टर हो, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई थी। सेक्टर G11, G9 ये तमाम सेक्टर डूब गए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो नाला लई है उसमें भी पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद हो गई थी। कटारियाँ का मकाम हो गया, मतलब इस तरह बाराकाऊ का इलाका कई फुट तक पानी जमा हो गया था। लोगों को मुश्किलात का सामना हो रहा था और मैं खुद ट्रैफिक में फंस गई थी उस वक्त, और मैं देख रही थी कि कितना ज़्यादा निज़ाम मुतासिर है। बिल्कुल ऐसी है। बारिशों में अब थोड़ा सा आपको भी केयर करनी चाहिए, गज़ल आपको भी और सब हमारे जो सुनने वाले हैं, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा अजीबो गरीब सा वेदर बना हुआ है। क्लाउड बस्ट हो जाता है, कभी इस्लामाबाद में होता है, कभी किसी देहात में होता है, और उसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो रहा है। और अल्लाह करे कि ये जो सिलसिला है मानसून का, ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो, क्योंकि अब ये रहमत की बजाय ज़हमत बनता हुआ नज़र आ रहा है। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए गज़ल में सवाल आपसे करूँगा कि आप जिस ज़माने में असम्बली में जाती थी, असम्बली तो होती थी, उसमें क्या क्या होता था? बस एक तराना होता था या फिर तिलावत हो जाती थी। उसके लब्बयाती नहीं होती थी? हाँ, लब्बयाती भी होती थी। एग्जैक्टली। अच्छा, ख़वातीन वज़ात, ये जो लब्बयाती वाला मैंने बताया ना कि ये एक नया खैबर पख्तूनख्वा ने एक ऐलान किया है, KP गवर्नमेंट ने। हमारे ज़माने में ये होता था कि तिलावत होती थी, फिर उसके बाद लब्बयाती होती थी, फिर उसके बाद कौमी तराना होता था। लेकिन अब KP गवर्नमेंट की जानिब से एक बहुत ही अच्छा इक़दाम नज़र आया है हमारे सामने, और ये हुआ भी उस वक्त है जब रबीउल अव्वल का महीना है। अब KP के जितने भी स्कूल्स हैं उन्होंने ये ऐलान किया है, KP गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सरकारी स्कूल में भी और मेरे ख्याल है निजी में भी यही होगा, जहाँ पे असम्बली में तिलावत कुरान पाक के साथ साथ कौमी तराना तो होगा, लेकिन उसके साथ 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना लाजमी करार दे दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है कि हम आगाज़ में ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ भेजेंगे, और जब हम उनको याद करते हैं तो डेफिनेटली उन पे दरूद भेजते हैं, तो आपका दिन भी अच्छा गुजर जाता है और आपके जितने भी मसले मसाइल हैं उसमें आसानी हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है ना, जब आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। तो दिन का आगाज़ ही जब 3 बार दुरूद शरीफ से होगा तो मुश्किलात तो आपके आस पास भी नहीं होंगी। हैट्स ऑफ टू KP गवर्नमेंट। और मैं समझता हूँ कि इसको पंजाब को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको बलूचिस्तान को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सिंध को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा इक़दाम है, तो इसको सबको कॉपी करना चाहिए। एग्जैक्टली। चले जी, आगे बढ़ते हैं। ये पाकिस्तान शोबिस के सीनियर अदाकार थे। 71 साला सीनियर अदाकार अनवर अली तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। स्टेज, TV और फिल्म के नामवर अदाकार अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और कई दिनों से ज़ेर इलाज भी थे। उन्हें तबीयत ख़राब होने पर रायवन रोड के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ले ली। और अनवर अली को पाकिस्तान की फिल्म और थिएटर की तारीख के बेहतरीन मज़ाक निगारों और अदाकारों में से एक समझा जाता था और अपने मुनफरिद अंदाज और बेमिसाल तंज़ो मज़ाक से उन्होंने लाखों लोगों के दिल भी जीते। मद्दाहों और शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी उनकी शख्सियात थी, साथी थे, उनकी जानिब से अनवर अली के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। फ़नी खिदमात को उनको नहीं भूला जा सकता। ज़ाहिर है वो एक नाम था। बिल्कुल ऐसे है, जब अनवर अली का जिक्र होता है तो हमें 50-50 याद आता है। और बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं कि जो कि अनवर अली जिनमें उनका कलीदी किरदार था। और अभी जो क्लिप आप सुन रहे हैं, ये इस ज़माने में भी जब हम सुनते हैं हमें हंसी ज़रूर आती है। इतना क्वालिटी का काम किया अनवर अली ने। हमारी नेक ख्वाहिशात उनकी फैमिली के साथ हैं इस सदमे में, और अल्लाह उनको जो है करवट जन्नत नसीब करे। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं अगली स्टोरी के हवाले से। रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में HIV एड्स के मरीजों की तादाद बढ़ती हुई सामने नजर आ रही है, जहाँ पे 148 कैदी एड्स से मुतासिर पाए गए। ये अब तक सूबे पंजाब की किसी भी जेल में सबसे ज़्यादा तादाद है। अडयाला जेल, जो कि हालिया दिनों में खबरों की ज़ीनत बनता है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी यहाँ पर कैद है। लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इमरान खान को अलग थलग रखा गया और उन्हें दीगर कैदियों के साथ मेल जोल की इजाज़त नहीं है। इस वक्त ये जेल शदीद हद तक गुंजाइश से ज़्यादा भरी हुई है, जहाँ 1994 कैदियों की गुंजाइश के मुकाबले में तकरीबन 4337 कैदी मौजूद हैं। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक सूबे की 43 जेलों में मजमूई तौर पर 645 कैदी HIV एड्स से मुतासर पाए गए। इनमें से लाहौर की कैंप जेल में 83, फैसलाबाद की सेंट्रल जेल में 37, कोट लखपत में और गुजरांवाला में मजमूई तौर पर 27 और बकिया
38 जेलों में मजमूई तौर पे 323 कैदी HIV एड्स का शिकार है और ये पॉजिटिव आए और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। Exactly. और जितने दूसरी जेलों में उससे कई गुना ज्यादा इस वक्त अडयाला जेल में एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अब ये सेंट्रल जेल है, फिर इमरान खान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और दूसरा ये कि इसकी जो गुंजाइश है जो आपने बताया कि वो 2000 के करीब है, 4,500 लोग वहाँ पर इस वक्त बस रहे हैं कैदी। तो जाहिर है फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जब सेंट्रल जेल का ये हाल है तो फिर बाकी जेलों का क्या हाल होगा, कैदियों की टाइमली स्क्रीनिंग क्यों नहीं की जाती, उनका चेकअप क्यों नहीं किया जाता, मौसर इकदाम हुकूमत क्यों नहीं कर रही, इस तरह के बहुत से सवालात हैं। लेकिन खैर अब इसके ऊपर जो इकदाम लिए जाएंगे उसके हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक ताज़ा तहकीक ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया है कि 10 में से 8 खवातीन का कहना है कि वो सफ़र एंजॉय करने के बजाय इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए करती है। अच्छा जी हाँ, यानी खूबसूरत जगहों पर जाना। मैंने भी नोट किया। अच्छा, मैडम भी करती है कभी कभार ऐसे। हाँ, मैं भी ऐसे करती हूँ। कभी कभार हम बाहर प्रेम करने जाते हैं तो मैडम मोबाइल हाथ में रखती हैं। बिल्कुल, यानी खूबसूरत जगहों पर जाना और मनाजिर को दिल से महसूस करना या लम्हे को जीना अब पीछे रह गया है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कैमरे के जाविये, यानी कि आप ये कह लें कि परफेक्ट व्यूज़ होने चाहिए, ट्रेंडिंग म्यूज़िक होना चाहिए, उसके पीछे हम अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि पहाड़ों की ठंडी हवा को महसूस करने के बजाय हम फ़ोन इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। हमें फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर सूरज गरूब होता जैसे ही हम देखते हैं तो हम अपना फ़ोन निकाल लेते हैं जी, सनसेट की पिक्चर्स हम ले लेते हैं, कैप्चर करते हैं। हाँ बिल्कुल। और दोस्तों के साथ फिर हमें वो टाइम होता है खुलकर हंसना, लेकिन हम खुलकर हंसने के बजाय बार बार ये कहते हैं कि यार एक वीडियो बना लेना, सीरियस हो जाओ, बना लेते हैं। एग्जैक्टली, वापस आर्टिफिशियल हो जाओ। एग्जैक्टली। तो ये सब लम्हे जो दिल को सुकून और खुशी देते हैं वो सिर्फ हम चंद सेकंड की वीडियो बनाकर गवा देते हैं। हकीकत ये है कि सफ़र सुकून हासिल करने के लिए होता है और ऐसी यादें बनाने के लिए होता है जो उम्र भर साथ रहे। रील्स बनाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा सफ़र सिर्फ रील्स के लिए हो तो आप फॉलोअर्स को तो आपके बढ़ जाएंगे मगर असल खुशी आपकी खो जाएगी। और इसमें यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगी ऊपर हमाद को भी, क्योंकि वो जब भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपना फ़ोन निकाल के हमें भी साथ एंटरटेन कर रहे होते हैं। हालांकि वो इतनी अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं इर्द गिर्द। तो ये आप याद रखें कि ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात वही होते हैं जो आप ये कहें कि दिल में बसते हैं, ना कि कैमरे की आंख में। इसलिए अगली बार जब आप सफ़र पर जाएं तो खुद से ये सवाल ज़रूर करें कि आपने ये लम्हा जीना है या फिर कैमरे की आंख में आपने उसको कैप्चर करना है। बिल्कुल ऐसी ख़वातीन वज़ाहत में थोड़ा सा हमाद के हवाले से क्लियर करता चलूँ। हमाद जब भी मोबाइल निकालते हैं तो उनका एक यूट्यूब चैनल है, उसकी वजह से वो निकालते हैं, वो लोगों को गाइड करते हैं कि कहाँ पे सैलाब है, कहाँ पे इस वक्त लैंड स्लाइडिंग है, क्या कुछ हो रहा है। अदरवाइज उनकी भी आदत नहीं है मोबाइल निकालने की। मैं आपको बताता हूँ असल मसला क्या है। ये गज़ल साहिबा या फिर कोई भी लड़की जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है, पिक्चर लगाती है, रील्स लगाती है, हज़ारों लाइक्स आते हैं, कभी कभार ये लाखों में भी आ जाते हैं। हम लड़के जब लगाते हैं ना 50 लाइक आते हैं, वो भी घिसे पिटे आते हैं। वही लड़के जो हमें जान रहे होते हैं पिछले 50 साल से वही वो लाइक भेजते हैं। इस स्टोरी में खास तौर पर खवातीन का जिक्र किया गया था। हम आपको बताने का मकसद ये था। नहीं सुने ना, बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि खवातीन इस वजह से रील्स बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, पिक्चर्स बनाती हैं, लाइक ज्यादा आते हैं। हम बेचारों को लाइक करने वाले लोग कम होते हैं, इस वजह से हम मनाते नहीं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपके प्रोड्यूसर की दे दी है। खैर आगे बढ़ते हैं खवातीन वज़ाहत। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 490 से ज़ायद लोगों की जान बचाकर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो उकाड़ा, जंग, शोरकोट, अहमद सियाल में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से रात की तारीकी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन हुआ। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें से लोगों को बचाया गया। और ये अगर इस जदीद टेक्नोलॉजी की बात की जाए, जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी की, तो इससे सैलाब में फंसे लोगों की तलाश और उनको पहुंचने का जो अमल है इसको बड़ा आसान कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पूरी टीम को भरपूर शाबाश दी है। थर्मल टेक्नोलॉजी आम इंसानी आंख से नज़र ना आने वाले मकामात पर भी इंसानी मौजूदगी का पता लगा सकती है। कुछ ड्रोन के ऊपर कुछ हीट सिस्टम होता है जिससे वो सेंस करते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार थर्मल टेक्नोलॉजी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई। इस कामयाब तजुर्बे के बाद थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से रात के अंधेरे में भी इंसानी जान को बचाना और महफूज मकामात तक पहुंचाना मुमकिन हो गया।
थर्मल टेक्नोलॉजी का रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल इनकलाबी तब्दीली है। मरीम नवाज शरीफ पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी के पंजाब में इस्तेमाल की नई जहत मुतारिफ करवाई। एग्जैक्टली, ये एक बहुत बड़ा इकदाम है। वैसे तो मतलब इसमें ये नहीं है कि आप डायरेक्ट यूज कर लें, इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसकी मदद से ये मुमकिन बनाया जा सकता है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी डिटेल्स अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि भारत की जानिब से पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़े जाने और मूसलाधार बारिशों के बायस पंजाब के 3 बड़े दरियाओं जो कि रावी है, चनाब है और सतलज में पानी ये अब बड़े हो गए, वैसे ये पहले नाले थे, अब बड़े हो गए, जैसे पानी छोड़ा जा रहा है। उसमें सैलाब से सूरत हाल काफ़ी संगीन हो गई है, जिसके सबब हज़ारों देहात अब तक ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, सैकड़ों मवेशी हलाक हो चुके हैं, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और हमारे रिसोर्सेज ये बताते हैं कि पंजाब के तीनों दरियाओं में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के सबब अब तक 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं और मुख्तलिफ हादसात में 35 अफराद भी जाँ बहक हो चुके हैं। तो ये फिगर है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर सुबह सिंध चलते हैं, वहाँ की बात करें तो हुकाम ने यह भी खबरदार किया है कि दरिया रावी, सतलज में चनाब में आने वाले इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले पंजाब में तबाही मचाने के बाद आइंदा 2 से 3 रोज में सिंध में दाखिल हो सकते हैं। आपने अलर्ट करने के लिए आपको बताया जा रहा है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि सूबे के 16 लाख से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल 2.5 लाख से ज्यादा खानदान मुतासर हो सकते हैं। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। फिर कुदरती आफात से निपटने के लिए जो सूबाई इदारे हैं, PDMA के मुताबिक ये सैलाबी पानी हेड सिदनाई और मोहम्मद वाला से होता हुआ पंजन पहुंचेगा और फिर गुद्दू बैराज के रास्ते सिंध की हदूद में दाखिल होगा। डायरेक्टर जनरल PDMA ने ये इंकशाफ किया कि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के शहरी इलाकों को बचाने के लिए मोहम्मद वाला के करीब बंद में शगाफ डालने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है, क्योंकि शदीद रेले से शेर शाह पुल को भी खतरा हो सकता है। और फिर पंजाब के जितने भी मुख्तलिफ दरिया हैं उनमें शहरों में जो शदीद सैलाबी सूरत हाल है, उसके बाद सिंध हुकूमत ने सूबे में मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र तमाम इंतजाम को भी मुकम्मल कर लिया है। सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शोरूर ने यह कहा है कि दरियाए सिंध के बंदों की 24 घंटे निगरानी के लिए टीमें तश्कील हमने दे दी हैं कि वो निगरानी करेंगे क्या क्या सूरत हाल है और फोकल पर्सन भी हमने मुकर्रर कर दिए हैं। साथ ही साथ वो ये भी उन्होंने कहा कि पंजाब के जो दरियाओं का पानी है वह आइंदा 2 रोज में पंजन पहुंचेगा, जहां से ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि सिंध में सैलाब की सूरत हाल इस वक्त क्या रुख इख्तियार कर चुकी है, कौन सा रुख वो लेगा। और इनके मुताबिक इस वक्त गुद्दू और सखर बैराज में 3-3 लाख क्यूसेक के करीब पानी पहुंच चुका है। पानी का बहाव है जो गुंजाइश से कम है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर पानी आया तो जाहिर है फिर वो इनखला की हिकमत अमली पर फौरी फिर अमल किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे खवातीन आज़ाद, ये गजल ने आपको सारी डिटेल बता दी। अब पंजाब से ये रेले निकलते हुए इस वक्त सिंध की तरफ जानिब जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ये बता तो रही है कि हम इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनके इक़दाम इतने गुड इनफ हों कि सिंध को 3 साल में दूसरे सैलाब का जो खदशा है वो वहाँ पे ना हो और सिंध के लोग पंजाब के लोगों की तरह मुतासिर ना हो बल्कि महफूज रहें। खवातीन आज़ाद, ये थी हमारी आज की ट्रेंडिंग। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब बात करेंगे पाकिस्तान इस वक्त तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी ने हज़ारों घरों को नुकसान पहुंचाया। खेत खलियान डूब गए और लाखों लोग बेघर हुए। ये मंजर हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि तकरीबन हर साल मानसून में यही कहानी दोहराई जाती है। लेकिन असल सवाल ये है कि हम कब तक ये नुकसान बर्दाश्त करते रहेंगे। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में डैम्स और वाटर रिजर्वायर्स की शदीद कमी है। अगर बर वक्त और मौसर डैम्स तामीर किए जाते हैं तो ना सिर्फ बारिशों का पानी महफूज होता बल्कि बिजली पैदा करने, ज़रूरी ज़रूरियात पूरी करने और सबसे बढ़कर सैलाबी तबाही से बचने में मदद मिलती। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक पानी को एक कीमती सरमाए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इस को ज़ाया करते हैं और नतीजतन सैलाब और कहत की सूरत हाल हमें भुगतना पड़ती है। और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान सिर्फ वक्ती इमदादी इक़दामात पर इंसार ना करे बल्कि तवील मुद्दती मनसूबाबंदी करे। बड़े डैम्स की तामीर, जदीद ड्रेनेज सिस्टम, अर्बन प्लानिंग और रिवर मैनेजमेंट है, इस जैसे अमली इक़दामात वो रास्ते हैं जिन पर चलकर ही हम मुस्तकबिल में इस तबाही से बच सकते हैं, वरना सैलाब हर साल हमारी मईशत और हमारी ज़िंदगियों को इस तरह बहा कर ले जाएगा। और एक और पॉइंट गज़ल ये भी आता है, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका पॉइंट ये है कि डैम्स
कुछ किसी का हल नहीं है, सैलाब को रोकने का हल नहीं है, इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते। मंगला की मिसाल भी आप ले लें, हाँ पानी इतना ज़्यादा होता है कि ये आप इस सैलाबी सूरत हाल को नहीं रोक सकते। आज उनसे पूछेंगे कि फिर हमें करना क्या चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। इसके लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब, वाटर क्राइसिस एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो बार बार सैलाब आ रहे हैं, इनकी वजह क्या है? ये फिनोमिना को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये फिनोमेना तो मानसून का जो पिछले तकरीबन 30 मिलियन साल से चल रहा है, तो ये आज की बात नहीं है। ये तो हमारे इंसान के मार्ज वजूद में आने से पहले का चल रहा है। Exactly. तो इसलिए इसका तो हम मतलब है कि हमें ना कुछ करना चाहिए, ना कुछ हम इसका कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है आपका सैलाब आने का, ये वो सिस्टम है जिसने ये आपका लैंडस्केप बनाया है। ये जितने हमारे जिस जगह को हम कहते हैं हमारी ब्रेड बास्केट है, जो हमारे प्लेन्स हैं जिसमें हम इरिगेशन करते हैं, जिसमें हम फसलें लगाते हैं, फल लगाते हैं, सब्जियां, अनाज लगाते हैं, वो सारा बनाया ही सैलाबों ने है। और वो कहता है कि अभी मैंने मज़ीद बनाते रहना है, हम कहते हैं नहीं, ना बनाओ। तो बेसिकली हम उस कुदरत के निज़ाम को रोक नहीं सकते, वो बहुत बड़ा सिस्टम है। और ये जो मानसून की अभी आप हालिया बारिशें ज़्यादा देख रहे हैं, इसमें डेफिनेटली कुछ किरदार क्लाइमेट चेंज का भी है, लेकिन इसके साथ साथ ना 2-3 चीज़ें और भी हैं जो कि ये साइकिल्स हैं मानसून के ना। ये क्लाइमेट चेंज को अगर आप एक तरफ साइड पे रख देना तो उसके अलावा कुछ साइकिल्स हैं मानसून के। कभी मानसून स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कभी मानसून वीक हो जाता है। ये वीक और स्ट्रॉन्ग करने वाले जो फिनोमेना हैं कई हैं, लेकिन इनमें जो एक मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमेना है वो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स और ट्रेड विंड्स के साथ रिलेटेड है। जब ट्रेड विंड्स ज़्यादा तेज़ चलती हैं तो ट्रेड विंड्स जो है ना वो ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट, हाँ ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, उसमें वो जो पैसिफिक ओशन का गर्म पानी है ना, उसको वो धकेलती हैं हमारे खत्ते की तरफ, और फिर हमारा मानसून ज़्यादा बनता है। ये जब कंडीशन होती है तो इसको हम कहते हैं लानीनिया। और जब ट्रेड विंड स्लो हो जाती हैं तो फिर वो पैसिफिक का गर्म पानी हमसे दूर हो जाता है और उस फिनोमेना को कहते हैं अल नीनियो। तो ये पैसिफिक ओशन में ये फिनोमेना जो है ये इसके साइकिल्स चलते रहते हैं। इसके साइकिल की कोई सेट फ्रीक्वेंसी नहीं है, कभी 2 साल का साइकिल होता है, कभी 4 साल का, कभी 7 साल का, कभी 3 साल का। तो अभी हम लानीनिया के साइकिल में, जिसकी वजह से हमारा मानसून स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज की लेयर है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हुई है, हवा गर्म है, पानी गर्म है, ज़्यादा बुखारात बन रहे हैं, ज़्यादा बादल बन रहे हैं। तकरीबन कोई 10 से 15% बड़ा बादल अभी बन रहा है। यानी अगर क्लाइमेट चेंज ना होता तो ये बादल 10 से 15% छोटा हो जाता। तो अब वो हमारे पास आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के ये क्लाइमेट का सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक और फिनोमेना चलता है जेट स्ट्रीम का। वो जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ पोल के ऊपर चलती है। वो जेट स्ट्रीम के भी साइकिल्स हैं, वो कभी बिल्कुल नॉर्थ पोल के ऊपर कंसंट्रेट हो जाती है, कभी थोड़ी नीचे आ जाती है। जब वो नीचे आ जाती है तो वो आपके इन सिस्टम्स की से ज़्यादा रेनफॉल करती है। ये 2010 के फ्लड्स में जेट स्ट्रीम नीचे आई हुई थी। तो ये मतलब है कि ये बहुत से फिनोमेना, ये सिस्टम अप एंड डाउन होता रहता है। ये सिस्टम अप एंड डाउन होते रहते हैं। जो साइंटिस्ट हैं उनको पता है इन सिस्टम्स का, और इसीलिए हमें एज अर्ली एज फरवरी दिस ईयर, जब अभी के ड्राउट चल रहा था, फरवरी में काफ़ी लंबा वो स्पेल आया था, सितंबर टू फरवरी, तो अभी वो ड्राउट चल रहा था, तो उस वक्त हमें पता था कि इस दफ़ा मानसून स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद में फिर मेट ऑफिस वालों ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि मानसून स्ट्रॉन्गर होगा समवेयर इन लेट अप्रैल और मई में उन्होंने जो ये चीज़ कर दी। फिर मानसून जो है वो अपने टाइम से तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले पहला स्पेल आ गया, जून के एंड पे पहला स्पेल आ गया था, जो नॉर्मली जुलाई के मिड में आता है। और साथ साथ ये जो था मंथ ऑफ अप्रैल, उसमें मोदी साहब ने कहा कि जी हम वो ट्रीटी को पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो अजीब सा उन्होंने, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि बहुत सारे लोगों के फिनोमेना है कि डैम्स होते हैं तो हम शायद सैलाब को रोक सकते थे, जी जी, लेकिन आपको जब हम सुनते हैं तो आप थोड़ा सा डिफरेंट एंगल इसका बता रहे होते हैं। क्या ये सिर्फ एक जिस तरह हुकूमत में कोई होता है तो अपोजिशन ये बात करती है डैम बना ले तो आपका ये हल हो जाता, सैलाब को रोकने के लिए क्या डैम ज़रूरी हैं? क्या डैम होते तो सैलाब ना होता? जी, डैम होते या ना होते सैलाब तो होता। अभी डैम है, मतलब डैम्स का सैलाब से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे हम पाकिस्तान में 20 डैम बना दें। देखिए, ताल्लुक सिर्फ इतना सा है कि जो बड़े डैम हैं वो छोटे सैलाबों को गायब कर देते हैं और बड़े सैलाबों को मैग्नीफाई कर देते हैं। ये डैम्स का किरदार है। और जब छोटे सैलाब गायब हो जाते हैं तो दरिया सुकड़ जाते हैं। बड़ा सैलाब हर साल नहीं आता,
वो 10 साल 20 साल 15 साल बाद आता है, कभी 30 साल 50 साल बाद आता है। तो जब छोटे सैलाब ख़त्म हो जाते हैं तो दरिया सुकड़ जाता है, और फिर जब लोग देख देख के आदी हो जाते हैं छोटा दरिया, तो वो एनकरेज होते हैं कि यार दरिया के करीब आ जाओ, ज़मीन खाली पड़ी है, इस पर कब्जा करो। तो वो जो बड़ा डैम है वो एनकरेज करता है एनक्रोचमेंट को। हाँ, तो उसकी वजह से अब देखें रावी में क्यों एनक्रोचमेंट्स हुई, क्योंकि ऊपर इंडिया ने डैम बना लिया, इधर हमारे भी रावी दो हैं। छोटा हो गया। इसी तरह से सतलुज पे और ब्यास पे इंडिया ने डैम बना लिया, और हमारे पास जो सतलुज था वो छोटा हो गया। अब क्या हुआ है कि जब सैलाब आया है तो डैम की तो एक इंजीनियर्ड कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से अगर ज़्यादा पानी आ जाएगा तो डैम ने उस पानी को छोड़ना ही छोड़ना है। एग्जैक्टली हमने 98 में 92 में हमने भी ये काम किया था। 92 में सैलाब आया था जेलम में, और हमें मंगला के गेट खोलने पड़े थे, उससे भी बहुत तबाही हुई थी। तो डैम मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर इस लेवल से ऊपर पानी हो गया तो डैम मैनेजर ने वो गेट खोलना है। अब वो जो डैम मैनुअल है वो चाहे हिंदुस्तान के डैम्स का हो चाहे पाकिस्तान के डैम्स का हो, ये सारे इंडस वाटर ट्रीटी में अमेरिकन ने बनाए थे। वो टेनेसी वैली और कोलोराडो वगैरह के मॉडल्स पे ये डैम बने हुए हैं और उन्हीं के मैनुअल्स लिखे हुए हैं। और डैम मैनुअल जो है, जो डैम मैनेजर है, इज़ नॉट ऑथोराइज्ड टू डेविएट फ्रॉम इट। वो उसमें ना चेंज कर सकते हैं ना उसे डेविएट कर सकते, वो उसकी बाइबल है। तो एक तरह का उसका ऑपरेटिंग मैनुअल है डैम का, उसने उसके हिसाब से चलना है। अब वो जब खोलता है तो हम कहते हैं जी वो आबी जारियत होगी, ये होगी आबी जारियत। खैर, उसने तो फिर करना है उनको। देखिए उन्होंने करना है। और सेकेंडली ये कि मतलब वो सतलुज में जो उनका भाखड़ा डैम है उसके अगर वो गेट खोलते हैं तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा तो पानी पहले भारत में जो है वो सैलाब लेके आएगा। Exactly. फिर हमारे पास आएगा। इसी तरह जो सलाल डैम के उन्होंने भी गेट खोले हैं, उसका भी पानी हमारे पास पहुँचते पहुँचते पहले वो 2 दिन तो सिर्फ भारत के बीच में वो नुकसान पहुंचाएगा उसका। तो डॉक्टर साहब फिर हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इनिशियली, हमें किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए? क्योंकि अभी मैं देख रही थी, इससे हमारी जो यूएन की एक रिपोर्ट मैंने देखी जिसमें जो गंदम की काश्त थी वो उसमें 6.5% कमी आई है। तो मतलब हर साल तो ऐसे हमारी काश्त भी कम होती जाएगी, फिर नुकसान भी होगा, लोग डिस्प्लेस्ड भी होंगे। तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? और ये जो वाटर क्राइसिस की भी बात की है, हम पानी को स्टोर किस तरह करेंगे अगर डैम्स नहीं अच्छा बनाते? देखिए, पानी की जो स्टोरेज है ना, वो इंडस बेसिन इज़ अ वेरी अमेजिंग रिवर। यानी मैंने दुनिया के बहुत से रिवर बेसिन में काम किया, जितना अमेजिंग इंडस रिवर सिस्टम है ना इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलायबिलिटी, कि इसमें हमेशा पानी होता है। इंडस को कभी किसी ने खुश्क नहीं देखा लिविंग मेमोरी में, इसमें हमेशा पानी चल रहा था। गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, बारिशें हो रही हो ना हो रही हो, मानसून हो ना हो, दरिया में पानी चल रहा होता है। उसकी क्या वजह है? इसके 4 मैकेनिज़म्स हैं। ग्लेशियर्स हैं, मानसून है, सरफेस फ्लोज हैं और ग्राउंड वाटर फ्लो है। अब ये जो सैलाब आते हैं ना जिस वक्त, वो फैलते हैं और वो जज़ब हो जाते हैं ज़मीन में। फिर जब बारिशें भी ख़त्म हो जाती हैं, आप देखें सितंबर के एंड पे अक्टूबर के शुरू में मानसून भी ख़त्म हो जाएगा, ग्लेशियर मेल्ट भी ख़त्म हो जाएगा, बारिशें भी नहीं होंगी, लेकिन दरिया फिर भी चल रहा होगा। वो पानी कहाँ से आ रहा है? वो जो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है ना आपके ज़मीन में, वो वापस रिस के आता है। और इंडस इसको टेक्निकली इसको कहते हैं बेस फ्लो, और इंडस का जो बेस फ्लो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसी में अगर आप दरिया का जो रास्ता है ना, जो आपने बंद शंद लगा के छोटा कर दिया है और कंजस्टेड कर दिया ना हमने, बहुत सारे देखिए ना, आप देखें कहीं पे भी आप जाएं तो वो फ्लड प्रोटेक्शन बंद बने होते हैं और वो मीलों के हिसाब से चल रहे होते हैं। 10 माइल्स, 20 माइल्स, 50 माइल्स, 100 माइल्स के वो बंद चल रहे हैं दरिया के साथ। हमने दरिया को छोटा किया। हमने वो चीज़ नहीं करनी, हमने उसको खोलना है। उसका जो पानी का नेचुरल रास्ता है ना, उसको हमने रिस्टोर करना है। अब ये देखिए, ये हमने तो ये करना है, लेकिन ये इनिशिएटिव इस वक्त मॉडर्न वर्ल्ड में हो रहे हैं। ये लेटेस्ट जो टेक्निक्स है ना फ्लड मैनेजमेंट की और फ्लड एडेप्टेशन की, उनमें ये चीज़ आती है। आपने वेटलैंड्स बनाने हैं, आपने फॉरेस्ट बनाने हैं। अभी देखें, अगर हम कहेंगे ना कि हमने डैम बनाने हैं, आप यकीन करें कि आप अपनी ग्रीन फंडिंग के ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने मतलब कि आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हमें नेचर को बहाल करना, नेचर को बहाल करना है। जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं तभी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जिस तरह से अभी सैलाबी सूरत हाल है उसमें क्या कुछ किया है, क्या कुछ बेहतरी हो सकती है, इस रिलेटेड हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कल भी हमने इस रिलेटेड बात की थी, आज फिर करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम और टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर सामिया हिजाब के साथ हाल ही में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। और फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स उनके घर के बाहर आता है, उन्हें अगवा करता है, मतलब अगवा करने की कोशिश करता है और किसी हद तक कामयाब भी हो जाता है। ये सूरत हाल हालिया दिनों में सना यूसुफ के केस से भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप ये कहें कि हैरत अंगेज़ तौर पर मिलती जुलती है, जहाँ खातून इन्फ्लुएंसर को मुसलसल हरासानी के बाद खतरनाक अंजाम का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार सामिया ने बहादुरी दिखाई और उन्होंने अपने आप को बचाया और इस खौफनाक सिचुएशन का उन्होंने डट कर मुकाबला किया। इस्लामाबाद पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन भी ले लिया और इस हवाले से कंप्लेन भी दर्ज कर ली है। लेकिन असल में हुआ क्या, सामिया आज हमारे साथ खुद मौजूद है, उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ सामिया हिजाब मौजूद है। सामिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हमें सबसे पहला सवाल तो आपसे यही बनता है कि आखिर ये शख्स कौन था, ये कब से आपके साथ इस तरह से इसका रवैया था, ये जो आपको हरासा कर रहा है। और हम सीसीटीवी पे क्लियरली देख रहे हैं कि वो आपको एक किस्म का ज़तोकोप कर रहा है और उसको आपको अपनी गाड़ी में डाल रहा है। तो इस शख्स के हवाले से तो पहले हमें बताइएगा और ये वाकया क्या है। इस लड़के का नाम हसन जाहिद है, मैं इसको जानती हूँ पिछले 6 महीने से। 6 महीने पहले हम एक पार्टी पे मिले थे एंड दैट गाय उसको मैं अच्छी लग गई और फिर उसने बोला कि जी मुझसे शादी करो। डायरेक्ट शादी के लिए मुझे प्रपोज किया था। तो मुझे ये उसके अंदर एक अच्छी आदत भी लगी, बिकॉज आजकल की जो सोसाइटी है आपको तो पता ही है क्या क्या चल रहा है। तो उसकी मामा ने भी मुझसे कांटेक्ट किया था ये वो, तो तब मैंने इनको 5 से 6 साल का टाइम दे दिया था और बोला था कि आई नीड सम टाइम, आई नीड टू मेक माई करियर, क्योंकि आई एम द ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली और मुझे अपनी फैमिली देखनी है। होता मेरे सर पे मेरे बाबा होते तो शायद मैं अब तक, मैं उस वक्त शादी के लिए हाँ भी कर देती और हम शादी भी कर लेते। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब 3 महीने, अभी 3 महीने पहले की बात है कि उसने सना वाला वाकया जब हुआ था, सना की डेथ हुई थी, तो उसके बाद मैं वैसे ही बहुत ज्यादा डर गई थी और मेरी मामा भी। तो मैंने अपने बहुत बहुत सारे मेल फ्रेंड्स से कनेक्शन कम कर दिया था, बहुत सारे। मतलब उससे पहले फिर भी सोशल मीडिया पे मेरे मेल फ्रेंड्स थे, हम लोग कभी कहीं मिल रहे हैं, कभी कहीं कोई वीडियो बना रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि काम भी इस तरह का। लेकिन मैं उस वाक्य के बाद बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने, मेरा सब पे से ट्रस्ट उठ गया था। तो ये सब चीजें देखते हुए इसने कहा कि चलो हम शादी करते हैं। मैंने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी, आई नीड सम टाइम। उसके बाद ये अब्यूसिव हो गया, छोटी छोटी बात पे मैं कॉल ना उठाऊं, मेरे घर आ जाए, मेरी दोस्तों को जाके कहे जी कॉल नहीं उठा रही, बात नहीं करी है, ये है वो है, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत मतलब कोशिश की कि जी मेरी इससे जान छूट जाए। 3 महीने पहले की बात है, मैंने इसको इसकी रिंग भी वापस कर दी जिससे मुझे पहनाई थी प्रपोजल के टाइम पे, हर चीज ये वो। फिर रिंग छोड़ जाए, फिर रोने लग पड़े, फिर गोलियां खाने की धमकियां दे, फिर अपने मम्मा को जाके अपनी बोले अच्छा। मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। तो इसकी मम्मा अलग मुझे कह रही कि मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हारी वजह से होगा और ये वो। लेकिन ये जो 3 महीने गुजरे इसमें इसने ना मुझे फिजिकली बहुत ज्यादा अब्यूज किया। कभी वो मुझे लाहौर में मेरी गाड़ी, मैं किसी शूट पे गई हूँ वहां आ गया, मेरी गाड़ी में जबरदस्ती घुस गया। एक बार तो इसने ये किया कि ये लाहौर से इस्लामाबाद तक अजीब मेरी गाड़ी में बैठा रहा, जा ही नहीं रहा, कभी मुझे मार रहा है, कभी खुद रो रहा है, कभी खुद को मार रहा है। मुझे एक साइको पेशेंट्स नहीं होते हैं, अच्छा। वो वाली इसकी हरकतें थी। उसके बाद इसने क्या हरकत की कि इसने अभी ये जो सारा वाकया इसने किया, ये 2 दिन पहले आया मेरे घर। अब ये 3 महीने से मैं इसको 28 नंबर्स में इसके ब्लॉक कर चुकी हूँ। हर तरफ से मैंने इससे कांटेक्ट खत्म किया हुआ है। मैंने 2 बार 15 पे कॉल की है, लेकिन फिर मैं चुप कर जाती थी क्योंकि ये कहता था अच्छा ठीक है अब मैं नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से। फिर ये आ जाता था। इस बार जो इसने हरकत की, इसने सुबह मुझे स्टॉक किया। मैंने इसकी मम्मा को बोला कि मैं इससे तंग हूँ, ये मुझे स्टॉक करता है, मेरी गाड़ी पे मेरा पीछा करता है, मैं भाई के साथ हूँ, मामा फैमिली मेरी दोस्त कोई भी हूँ वहां आ जाता है, आप इसको वहां बुला ले वरना मैं इस पे FIR करवा दूंगी कि मुझे तंग करता है। अच्छा। इसकी मामा कह रही है तुम इसको शादी के लिए हाँ कर दो, हम देख लेंगे। मैंने उनको बोला कि मैं हाँ नहीं करूंगी कभी भी इसको शादी के लिए, ये मेरी मेरी जान ही नहीं छोड़ेगा। फिर इसने क्या काम किया कि ये रात को आया मेरे घर के बाहर। इसने वो पूरा, आप CCTV फुटेज देख सकते हैं कैसे इसने मुझे सही। पहले अच्छा मेरा सामिया, मोबाइल आपने खींचा, अपनी फिर ये पूरी करा। डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं कि किस तरह से ये वाकया पेश, अपने पहले से उनकी फैमिली को भी अलर्ट किया था कि ऐसा हो रहा है। मजीद भी कुछ सवाल हैं आपसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वक्त ज़ाया किए बगैर सामिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत जारी थी। अच्छा सामिया, ये बताएगा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर ये देखा जा सकता है कि वो शख्स आपको अगवा की कोशिश करता है और इवन कि वो कामयाब भी हो जाता है, तो फिर क्या कुछ हुआ? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? किस तरह से आपने खुद को प्रोटेक्ट किया? अच्छा, ये मुझे ले गए। अब ये सबके लिए एक ये सवाल है, सभी कर रहे हैं सोशल मीडिया पूरे पे कि मैं वापस कैसे आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं वापस आ गई। मैं वापस इस तरह से आई हूँ कि जब ये मुझे लेकर गया, मैंने इसके आने से पहले, क्योंकि सुबह ये मुझे ऑलरेडी स्टॉक कर रहा था और मुझे धमकियां दे रहा था कि जान अब तो ये दुश्मनी है पूरी जिंदगी की, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, तुम जहां जाओगी मैं वहां तुम्हें जलील करूंगा, मैं वो वगैरह अच्छा। वगैरह, एसिड अटैक्स की धमकियां, हर तरह की धमकी। तो मैंने 15 पे पहले ही कॉल कर दी थी कि जी मेरे घर आ रहा है। अब मुझे कह रहा है वो जो इसकी रिंग थी, प्रपोजल रिंग, तो ये बहुत बार मैं इसको वापस कर चुकी हूँ, फिर छोड़ जाता था तो हम अंदर आए। मेरे लॉयर ने मुझे कहा कि ये रिंग आप उसको दो और वीडियो बनाओ प्रॉपर कि मैं इसको दे रही हूँ, ताकि कल को ये इल्जाम ना लगा सके। तो मैं अपने लॉयर के साथ कॉल पे थी और मैं 15 पे भी 6:15 पे कॉल कर चुकी थी। 6:30 पे मेरे घर के बाहर आया कि मुझे वहां से लेकर गया, और 6:15 पे जब मेरी 15 पे बात हुई तो उनके आने से पहले ये आ गया था। लेकिन जब ये मुझे ले गया तो 6:25 पे उन्होंने 6:25 नहीं, मतलब आफ्टर 25 मिनट्स अब ये मुझे ले गया था और ये मुझे एक ही धमकी दे रहा है, मैं तुम्हें बेसमेंट में बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, 10,000 तरह की बातें। और उसके बाद 15 वालों की मुझे कॉल आई कि मैम आपकी कॉल आई थी, एक लड़का आपके घर के बाहर आपको परेशान कर रहा है, आप बताएं आप कहाँ पे हैं। तो वहां से ये डर गया। ऊपर से जब मैंने इसको ये बताया कि मेरे पहले कैमरास ठीक नहीं थे, क्योंकि पिछली किसी चीज का मेरे पास सबूत नहीं है, तो मैंने अपने कैमरास री इंस्टॉल करवाए थे, तो ये वहां से डर गया था कि इसके तो कैमरास भी ठीक हैं और ये तो अब तो लड़ेगी ये तो ये फौरन से मेरे आगे वो हो गया कि अच्छा चलो ठीक है, हम ना इस चीज को, और मैंने कहा मैंने इसको बोला, मैंने कहा हम इस चीज को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बैठ के कर लेते हैं। नहीं शादी तो मैं तुमसे करूंगा, ये है वो है। मैंने कहा हम कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं, तरीके से हो जाएगा। अभी देखो कैमराज में भी है, ये है वो है, अभी तुम मुझे ले जाओगे कहीं भी, कुछ भी देखो, तुम मुझसे शादी भी कर लोगे, बंद भी कर दोगे, ये वो। लेकिन तुम कैमराज में आ चुके हो हसन, तुम फिर ना तुम सर्वाइव कर पाओगे ना मैं कर पाऊंगी। वो मैंने इससे आराम से बात की कि हम जाके घर जाके आराम से बात करते हैं। इस बेसिस के ऊपर, इस शर्ट के ऊपर ये मुझे घर, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मैंने मम्मा, मेरा मोबाइल इसके पास है अभी तक, मैंने 15 पे कॉल की, मैंने उनको सारी डिटेल्स वगैरह दी कि जी से मेरे साथ ये किया है, वो किया है, वगैरह वगैरह। और वहां पे मुझे कहता है मैं खड़ा हूँ, बुलाओ तो 15 को, और इसके पास पिस्टल भी और था। आप कॉल कर ठीक चुके हो हैं। गया। और उसके बाद जैसे ही अच्छा बात सामिया, हुई मैं है- इसी तरफ आ रहा था, जिस तरह से उसने आपको गाड़ी में डाला और गाड़ी भी उसकी अच्छी खासी थी और इस्लामाबाद में वो इस तरह के काम कर रहा है, ये तो मुझे बताइए कि क्या कोई ये पावरफुल शख्स है जो इस तरह से डिठाई के साथ आपको तंग कर रहा था, ज़दकोब करने की कोशिश कर रहा था, हिरासत करने की कोशिश कर रहा था? अच्छा, उसके पावर्स वगैरह तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत एक, उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना नहीं स्ट्रॉन्ग कि मैं बोलूँ ये है वो, लेकिन उसकी दोस्तियां बहुत ज्यादा हैं। उसके दोस्तों में ही एक उसका दोस्त है, मैं नाम नहीं ले सकती, बट ही इज अ बिग शार्क। तो वो जो अच्छा। इंसान है वो मुझे उसने कल कॉल करके बोला कि आप केस वापस ले लो, अदरवाइज आप देख लो फिर क्या होता है। मैंने कहा आपने जो करना आप कर लो, मैं केस वापस नहीं लूंगी। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके घर वाले इस मौके पे इसको कहीं से भी सपोर्ट करेंगे, बिकॉज वो एक बहुत अच्छी फैमिली है, उसकी मामा बहुत अच्छी है, उसके पापा, पर्सनली मेरी उनसे बातचीत होती थी। लेकिन अभी इस वाक़े के बाद मेरी उनसे कोई बात वगैरह नहीं हुई है। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके अपने घर में बेटी है और वो हमेशा ये बात कहती थी कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो। अभी उनके बेटे की ये गलती है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, मुझे मार सकता था, मुझे कत्ल कर सकता था। चलो शादी की तो वो बातें कर रहा है ना, उसने मुझे धमकी दी है कत्ल करने की कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये है वो है। तो फिर ये एक प्रॉपर, एक बहुत सीरियस केस है। मैं बच एग्जैक्टली गई ये हूँ, सीरियस अल्लाह है, का और जिस शुक्र तरह है। से सामिया आपने मैंने बताया उस पर भी एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएगा कि ये शख्स मतलब जिस तरह से आपने बताया कि आपको हिरासा भी काफ़ी टाइम से कर रहा था, आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से आए रोज़ टिकटॉक भी बन रही हैं, फेमस भी हो रहे हैं बहुत सारे लोग, इस तरह की कहानियां हमें सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि सना यूसुफ भी आपकी दोस्त थी, उनकी भी एक कहानी है। आप समझती हैं कि लोग सोशल मीडिया पर महफूज हैं, या फिर ये कोई नया अब क्रेज बन गया है कि जिसकी वजह से हर वो दिन हम देखते हैं, हर 2 दिन बाद ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं? आपकी क्या राय है? सब लोगों के माइंडसेट को किस तरह से आप सम अप करेंगी? अच्छा, इट्स नॉट अबाउट बीइंग ऑन सोशल मीडिया। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप सोशल मीडिया पे और ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे हूं तो मैं सोशल मीडिया को नहीं। सोशल मीडिया इज अ पावर, इट्स अ की। सना ने गलती कर दी थी जो वो बोली नहीं है, मैं बोली हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी पुलिस, सारा मीडिया मेरे साथ खड़ा हुआ है।
और इस सारे वाक़े के बाद अवाम सारी ये वो होता ये है कि जब आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो तो तब भी ये केसेस होते हैं। हजारों लड़कियां, हजारों देहात हैं, आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, हमारे गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाकया हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि फैमिलीज ये बोलती हैं कि जी हमारी इज्जत है, बेइज्जती है अगर सवाल है, हम मीडिया पे बात नहीं आने देंगे, तो वो चीजें सामने नहीं आती हैं और फिर उस बंदे को सजा भी नहीं मिलती है और फिर वो लोग चुप कर जाते हैं। और फिर जो जो लड़की जिसके साथ बुरा होता है, चाहे कोई ज्यादती हो रही है, चाहे तशद्दुद हो रहा है, किसी ने शोहर ने बीवी को जला दिया, हुमैरा असगर की लाश मिल गई, ये हो गया वो हो गया। अब ये जो केसेस है ना, ये जब से सना का कत्ल का केस हुआ है ना, उसके बाद से ऑनलाइन पे आने स्टार्ट हुए हैं, वरना ये एक काफी टाइम से सिलसिला चल रहा है। Exactly. एंड इट्स अ लैक नॉलेज की तरबियत नहीं दी जा रही, ये माइंडसेट बन गया उन लोगों का कि जी एक के साथ हुआ तो हमने भी कर दिया तो कोई। मेरी ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि काइंडली सना का कातिल आज तक जिंदा है, काइंडली उसको सजा दें, काइंडली हुमैरा के कातिल को पकड़ें, काइंडली हसन को सख्त से सख्त सजा दें, ताकि इनको सजाएं मिलेंगी ना तो लोगों का माइंडसेट क्लियर होगा कि भाई हम इतनी आसानी से किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। ये वाकयात हो ही इस वजह से रहे हैं क्योंकि हुकूमत की तरफ से ढील है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई मसला जरूर है। मैं इस्लामाबाद पुलिस से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि वो मेरे साथ खड़ी रही है, उन्होंने 24 घंटे के अंदर इसको पकड़ाया, ठीक है, और इंशाल्लाह उसको कैफे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। बट I want justice for all the women out there. मैं ये ठीक हो गया चाहती हूँ साम्या। कि अच्छा ऐसी मुझे सजा दी मुझे ये जाए बताइएगा, कि जब इबरत का आपकी वीडियो निशान सामने बने। आई तो उसके ताकि बाद आपने रिस्पांस की बहुत तारीफ की। सबसे पहले रिस्पांस आपके फैंस ने किया या फिर फैमिली की तरफ से, किसकी जानिब से सबसे अच्छा? मेरी सोशल मीडिया की, मैं उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। एवरीबडी सपोर्ट्स मी, एवरी इन्फ्लुएंसर सपोर्ट्स मी ऑन द अदर साइड। मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद पुलिस की। आईजी इस्लामाबाद ने इस मामले को खुद अपने हाथ में लिया, शफकत साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया, एसएसपी शोहेब ने इस मामले को अपने हाथ में, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इन लोगों का। स्पेशली मुझसे परिकुल ने राब्ता किया, मुझसे शहरबानो ने राब्ता किया लेडीज में से। तो मैं बहुत ज्यादा अपनी पुलिस से और अपने इस सिस्टम से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज मेरे जहन में शुरू से एक बार डाली हुई थी कि जी कुछ भी नहीं होता इधर, सब पैसा चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अगर आप बोलोगे, आप मीडिया की मदद लोगे, आप बोलोगे आप सेफ हो, मुझसे लिखवा लो। गर्ल्स प्लीज स्पीक आउट फॉर योर सेल्फ, प्लीज डोंट बी स्केयर्ड। ये जो आपको बताते हैं ना इज्जत बेइज्जती, इज्जत, जान, माल, इन सब की हिफाजत आपने खुद करनी है, ठीक है। आपकी अपनी एक इज्जत है, ठीक है? बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा, किसी ने अपना आप खुद ही संभालना है, जिस तरह से भी वो संभाल ले। अच्छा, आखिर में मुझे साबिया ये बताइएगा कि इस तमाम तर रिस्पांस के बाद जब पुलिस भी आपके साथ खड़ी है, मीडिया भी आपके साथ है, आपको सपोर्ट मिल रही है, तो उस शख्स की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया, कोई राबिता किया गया, कोई मैसेज, कोई अपोलोजाइज किया हो, या फिर मुकम्मल खामोशी है? उसके एक दोस्त हैं जो कि बिग शार्क था, उसने मुझसे कांटेक्ट करके मुझे धमकी दी थी कि केस वापस ले लो। इसके अलावा मुझे कभी किसी ने कांटेक्ट नहीं किया अब तक, ना ही उसने कोई कांटेक्ट किया, ना ही मैंने किसी से। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच हो जाएगा। सामिया हिजाब हमारे साथ मौजूद थी, जो हालिया वाकया हुआ उनके साथ, उस हवाले से हमें आगाह कर। एग्जैक्टली, अब आगे बढ़ते हैं, मुल्की सियासत को भी टच कर लेते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस बार पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने और बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं। तो ये सवाल हम स्टेट अवे चलते हैं। बिल्कुल, पहले एक शॉर्ट भी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। Believed in the power of multilateralism and of dialogue and diplomacy and shunning unilateralism. Pakistan supports and respects sovereignty and integrity of all SU members and its neighbors. We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SU members. Ladies and gentlemen, Israel's unjustified aggression against our fellow brotherly member country, Iran, a fellow SU member state, is condemnable and therefore unacceptable. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये खिताब था जो कि SCO कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया, और फिर इजराइल के हवाले से उन्होंने अपने दो टोक मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया। हमारे साथ मौजूद हैं ईसार राना साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच। हो जाएगा शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से बात की जाए तो इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे, और क्या
इन गैर रस्मी मुलाकातों से पाकिस्तान के लिए किसी नई सिफारती या फिर मुआशी पेशरफ्त की तवक्को की जा सकती है? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया है उसको भी कंडेम किया गया है, स्कूल वाले वाकये को भी कंडेम किया गया। तो पाकिस्तान को एक इखलाकी बढ़तरी मिली है और ये मैं समझता हूँ कि एक अरसे बाद पाकिस्तान के ऊपर जो ये एक दबाव था कि जी हम ही मर रहे थे और हमें ही दहशतगर्द करार दिया जा रहा था, भारत की मौजूदगी में जब इस बात का एतराफ किया गया कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी हो रही है, तो ये सबको पता है कि वो कौन तंजीमें कर रहे हैं और उनके पीछे कौन लोग हैं। तो ये तो बहुत बड़ी एक कामयाबी है पाकिस्तान की और डेफिनेटली ये तंजीम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की बड़ी तंजीमों में एक बनती जा रही है और पाकिस्तान का इसके साथ जुड़े रहना भी एक ये भी मैसेज है कि हम किसी एक की झोली में नहीं गिरेंगे, हम अपने मुफादात देख के तमाम लोगों के साथ। बिल्कुल सर, ये भी बताएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा है कि बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस है, तो क्या फिर हुकूमत इन शवाहिद को आलमी सतह पर सामने लाने का भी इरादा रख रही है? आपकी क्या असेसमेंट है? नहीं लाएगी, क्यों नहीं लाना चाहिए, लाएगी। और हम इस वाले अब हमारा अपर हैंड है, पहले हमारा अपर हैंड नहीं था, अब हमें थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहिए और हम खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप देखिएगा कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में सफारती मुहाज पे बहुत कामयाबी मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, अगर अमेरिका की बात की जाए तो उसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत से तिजारती मामलात पर कहा है कि अब भारत ने अपने महसूलात को सिफर करने की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये पेशकश कई साल पहले उनको करनी चाहिए थी। क्या इस नए बयान से जो अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं इनको कोई इफेक्ट होगा, जो कि ऑलरेडी हमें लग रहा है कि काफी ज्यादा खराब ताल्लुकात हैं? नहीं, इफेक्ट तो हो चुके हैं। इस टाइम हम उनके सबसे प्यारे लाडले बच्चे हैं और हमारे गुण गा रहे हैं और यही सबसे बड़ी खतरे की बात है। अमेरिका एक ऐसा ऊंट है जिसको आप सिर्फ खेमे में पैर रखने की जगह दें, बाकी वो खुद बना लेगा। और मुझे डर सिर्फ ये है कि जो हमारी मादनियात है जिसके ऊपर उसकी हरीस नजरें हैं, उसके लिए कोई वो ऐसा कुछ ना कर दे जिससे वो मादनियात तो ले जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। हमें जरा होश थे इस सारे मामले को देखना चाहिए। जो 40-50 साल से भारत का दोस्त था, आज वो भारत का दोस्त नहीं रहा। जो एलोन मस्क का दोस्त नहीं रहा, वो हमको उसके फूफी के पुत्र नहीं है जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे तो मिल गए, तो उस बल्ले बल्ले हो रही है। ठीक है ना, जब तक वो हम उसके मुफादात पूरे करते रहेंगे, हम उसके बहुत प्यारे नहीं, तो फिर यही ट्रंप होगा और यही हम होंगे और आप होंगे और मैं होऊंगा। एग्जैक्टली आप बिल्कुल दुर रहे हैं राना साहब, हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना होगा कि जो किसी का दोस्त नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि सह मुल्की सीरीज के तीसरे मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात का मुकाबला अफगानिस्तान से हुआ और शारजा में खेले गए मैच में अफगानिस्तान की जानिब से लिए गए 189 रन के ताकुब में मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बना सकी। कप्तान मोहम्मद वसीम की बात करूं तो 67 और राहुल चोपड़ा की बात करूं तो 52 रन रायगा गए। अफगानिस्तान की जानिब से राशिद खान और शरफुद्दीन अहमद अशरफ ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। और सीरीज के अगले मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से होगा और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 8 बजे होगा। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह गजल ने आपको बताया। कल का मुकाबला बड़ा दिलचस्प था जब तक मोहम्मद वसीम विकेट पे मौजूद थे। मोहम्मद वसीम के आउट होने के बाद यूएई उस तरह से संभल नहीं सकी और अगर मोहम्मद वसीम विकेट पे रहते तो शायद ये मुकाबला और ज्यादा नेल बाइटिंग हो सकता था या फिर यूएई के हक में जा सकता था। इस मुकाबले के हवाले से हमने बात नहीं करनी, बात हमने करनी है अगले मुकाबले के हवाले से कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद नजीब सत्ती साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वैसे तो इस मैच के हवाले से आपने भी देखा होगा काफ़ी अच्छा मैच हुआ, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की। एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, ये है वो है। पाकिस्तान ने पहले मैच में तो उनको शिकस्त दे दी है। ये वाला मैच कैसा होगा? क्या इसमें पाकिस्तान को टफ टाइम देगी अफगानिस्तान?
देखिए पहली बात यह कि ये सीरीज ऐसी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आपको दिखेगा। ये मोहम्मद वसीम का ताल्लुक मियां चन्नू से है। मियां चन्नू से बड़े मशहूर खिलाड़ी हैं और जिन्होंने पाकिस्तान की धुलाई की थी। आसिफ खान वो साबिक फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं पाकिस्तान के, लाहौर की पैदाइश है उनकी। तो ये जो यूएई वाले, और जो बात आप कह रहे हैं कि कौन सा नंबर है पाकिस्तान का, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, इतना लाइट नहीं। ठीक है, हमारे बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, कोताहियां, हम उस पर कबूल करते हैं, लेकिन नंबर सेकंड तो फिर पाकिस्तान का असर बनता है। ठीक है ना, कभी कभार पहला भी होता है जब हम इंडिया को हरा देते हैं तो। हाँ, वो तो होता है ना, वो जैसे वो एक बबल बैलून सा बन जाता है। आई थिंक पाकिस्तान पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ पाकिस्तान को मैदान में उतरना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस को जहन में रखते हुए जो कि पहले मैच में हम जिस तरह हमने कराया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। हमने पाकिस्तान में ये देखा है कि जब हम कोई अच्छी कामयाबी हासिल कर लेते हैं ना, उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमें बॉडी लैंग्वेज को सेम टेम्पो के ऊपर वो कॉन्फिडेंस को मस्बत तवानाई में तब्दील करना, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन वही बात है ना, आपने जिस तरह से अमर कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम समझते सब कुछ ठीक चल रहा है। अब जो यूएई को शिकस्त देकर पाकिस्तान के खिलाफ तो थोड़ा सा एतमाद बहाल हो गया, आपको नहीं लगता चैलेंजिंग भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, अफगानिस्तान एक बहुत टफ टीम है। हाँ। चैलेंजिंग तो 100% होगा, क्योंकि दुनिया का बेस्ट T20 स्पिन अटैक अफगानिस्तान के पास है। उनके पास 3 से 4 बड़े शौरा आफाक किस्म के स्पिनर हैं। जिस लम्हे आप उनको लाइट लेंगे या रिलैक्स करेंगे, इट्स मैटर ऑफ फ्यू ओवर्स के वो जहां पे गेम का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। T20 क्या है, 2-3 विकेट्स आपकी ऊपर तले गिरी तो सारा मोमेंटम आपका टूट जाता है। तो मैं वही समझता हूँ कि अफगानिस्तान एक बहुत टफ टीम है, स्पेशली शारजा के अंदर, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है, सारा साल वो वहीं खेलते हैं, तो हमारे प्लेयर से ज़्यादा वो इन कंडीशंस को समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत मुश्किल अपोजिशन है ख़ास तौर पे इन कंडीशंस में, तो इसलिए आपको बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा अमर, थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान टीम की बात की जाए, हमने बैटिंग में बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया। बाबर को निकाल दिया, रिजवान को निकाल दिया, खुशदिल नहीं है और बहुत सारे लोग नहीं, हालांकि खुशदिल स्क्वाड में मौजूद हैं। बैटिंग में तब्दीली नज़र आ रही हैं। एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, एक ओवर तो हारिस रऊफ ने 2 विकेट्स भी ले लिए, लेकिन एक ओवर उन्होंने उसी तरह करवाया जिस तरह विराट कोहली के खिलाफ उन्होंने वर्ल्ड कप में करवाया था। सो डेथ बॉलिंग में एक कमी नजर आ रही है पाकिस्तान में, इसकी क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि आपने जो है ना वो निशाना बनाया है बैटिंग को, यानी 2 लोगों को निशाना बनाया, जैसे बाबर और रिजवान है। सिलेक्टिव जस्टिस कभी भी आपके ना वो नताइज नहीं लेके आता जो कि आप जिसकी आप तवक्को कर रहे होते हैं। आपने बॉलिंग में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखा है, जिस तरह की सिलेक्शन हो रही है बॉलिंग में, आपको सिर्फ खुद नजर आ रहा है या कुछ और ओवरऑल सिलेक्शन में कि यार ये फेवरेटिज्म अभी स्टिल चल रहा है। आपने क्या किया कि ज़ेर अताब कुछ लड़कों को लेकर आए और कुछ को आपने खुला छोड़ दिया है, और फिर शायद हम वेट कर रहे हैं क्योंकि और बड़ा डिजास्टर होगा, किसी मेगा इवेंट में हमारी बॉलिंग एक बार फिर कहीं हमें मुश्किल में ले जाएगी, हम कोई अल्लाह ना करे हम हार जाएंगे, तो फिर हम कहेंगे नहीं अब सर्जरी होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। आप सारी बात स्ट्राइक रेट की करते हैं, अच्छी बात, आप वो एक इंप्रूवमेंट किया, लेकिन आपने एक एंड कवर किया, एक को खुला छोड़ दिया, तो मेरा ख्याल है इससे आप वही डेथ ओवर की बॉलिंग हमें मार पड़ी जा रही है। मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के मार खाते हैं और वो बनेंगे, बस ऐसी है कि करने का नाम नहीं ले रहे। सही। तो अहमद, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तान की ताकि वो स्पिन बॉलिंग का दबाव थोड़ा कम कर लें? देखिए, हिकमत अमली बड़ी सिंपल है। मेरा ख्याल है कि सलमान अली आगा को नंबर 3 पे बैटिंग करनी चाहिए इनके खिलाफ। उसकी वजह यह है कि ये हमारे बेस्ट प्लेयर हैं स्पिन के, ये प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, यानी ये सिंगल भी लेंगे, डबल भी लेंगे, स्वीप भी मारेंगे, तो ही गॉट द बेस्ट क्रेडेंशियल्स टू टैकल द स्पिन, ताकि वो अपने अराउंड बाकी खिलाड़ियों को खिलाएं, ताकि उनके इर्द गिर्द बाकी खिलाड़ी खेलें और ताकि वो रेस्क्यू कर सकें, क्योंकि बाकी प्लेयर्स शायद हिट मार लें, लेकिन स्पिन को जो खेलने की एबिलिटी के रीड करना हाथ से कि गूगली है या ये लेग स्पिन है, ये क्या है, वो सलमान से अच्छी किसी के पास नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि T20 में कोई फिक्स नंबर नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको थोड़ा ऊपर नीचे होना पड़ता है, और ये अच्छी क्वालिटी है सलमान अली आगा की कि वो इस चीज पे बिलीव करते हैं। वो नंबर गया, वो बात गई कि जी मेरा नंबर तो मैं नहीं हिलूंगा, वो जो नहीं होती कुकड़ी अंडे पे बैठ जाती है, वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। वो मतलब कि सरफराज अहमद की तरह, जिस तरह सरफराज कभी कभी 8वें नंबर पे भी आते थे, 30वें नंबर पे भी आते थे, वो जो जंग होती थी हमारी बाबर रिजवान से कि ये अपने नंबर से पीछे नहीं हटते, सलमान अली आगा ने ये तो खत्म कर दी। सर, आपने बात की है, अगर बॉलिंग लाइन की बात की जाए, इनका मोर फोकस जो है अफगानिस्तान वाली साइड पे होता है गजल का। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की बात की जाए, हमारी ओपनिंग भी ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी ओपनिंग में तो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। मिडिल ऑर्डर में जो हमें प्रॉब्लम होता था 6 से लेकर 15 ओवर तक, मैं मिडिल की बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, शादाब आके रन देते थे, नवाज रन देते थे, नवाज इंप्रूव हो गए, फ़हीम अशरफ इंप्रूव हो गए, सुफियान मुकीम ने बड़ा इंपैक्ट डाला है। सो आखिरी के 5 ओवर्स में आपको वीक लिंक शाहीन शाह अफरीदी लगता है या फिर हारिस रऊफ लगते हैं? देखिए, हारिस रऊफ तो वीक लिंक है ही है, वो एक हवा रह गया कि जो डेथ ओवर उन्होंने, मतलब आप देखेंगे मेगा इवेंट्स में बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं, बल्कि उनका ये है कि एक है कि कंसिस्टेंट बहुत है, बड़ी मतलब मुस्तकिल मिजाजी से मार खाते हैं कि मतलब साल में एक दो दिन होंगे कि जिसमें उन्होंने बेहतर बॉलिंग की, वरना तो एक ओवर अच्छा करेंगे या 2 अच्छा करें, आप कहेंगे आज फॉर्म में है, उसके बाद उस अगले 2 ओवर्स में ऐसी पिटाई होती है, आप कहते हैं यार ये तो सारी फॉर्म हवा की सूरत में निकल गई। तो बात यह है
कि मेरा ख्याल है कि वसीम जूनियर आपके पास मौजूद है, जितने मैचेस आप हारिस रऊफ को दे रहे हैं, इतने कोई आप ऑन द ट्रॉट 2-3 सीरीज दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डेथ ओवर में तो बॉल ठीक करता है वो, तो हो सकता है इससे बेहतर नतीजे आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो चोजन वंस वाली बात है उससे हटना होगा। सही। और एशिया कप में क्या लगता है पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा? देखिए, अगर पाकिस्तान इस अफगानिस्तान को हराकर अगर ट्राई नेशन सीरीज जीत लेता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक मस्बत एतमाद के साथ मैदान में उतरेगा एशिया कप में, और मैं तो पाकिस्तानी टीम को बैक करूंगा। हाँ, बॉलिंग मुझे वीक लिंक लग रहा है, बहुत सारे ऑलराउंडर्स मत खिलाइए। मैं फिर एम्फसाइज करूंगा कि एशिया कप में जहां थोड़ी सपोर्ट है, प्लीज़ दोनों जेन्युइन स्पिनर अबरार और सुफियान के साथ जाएं, क्योंकि आपके जो आप ये बैंक करेंगे ना, थोड़ी सी आगा सलमान कर लेगा, थोड़ी सी आप साइम अयूब कर लेगा, कर लेगा तो फिर बड़ी टीमों के खिलाफ जो है ना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। नवाज अभी तो ठीक है, लेकिन आपको ये अभी टॉप टीम्स नहीं है। मुझे लगता है कि नवाज अच्छी बॉल कर रहा है, लेकिन शायद वो उतना शायद इफेक्टिव ना हो जितनी जब बड़ी टीम्स आएंगी, श्रीलंका, इंडिया या इस तरह की टीम्स आएंगी। तो मेरा ख्याल है बेहतर यह है कि आप 2 स्पिनर की स्ट्रैटेजी को भी ध्यान में रखें। अच्छा एमर, अगर रोटेशन पॉलिसी की बात की जाए तो माइक हैसन उसको फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग में भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं से ही उन्होंने किसी ना किसी को खिलाना है। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त माइक हैसन को जो इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं वो ये उन्हीं को यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो बाद में जाके डिक्टेट भी करेंगे बॉलिंग के हवाले से भी, और फिर इनको भी प्रॉब्लम होगी जैसन गिलस्पी की तरह? देखें, प्रॉब्लम तो किसी वक्त भी हो सकती है। यू नेवर नो कि किस वक्त किसका जो है वो कुर्रा फाल में नाम निकल आए, और अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छा इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरा ख्याल है बॉलिंग में इतना अच्छा इस्तेमाल अब तक क्योंकि नहीं बॉलिंग से सर पीछे से केप ही नहीं आ रही ना। तो क्या कहते होते हैं कि आकिब जावेद ने लोग सिलेक्ट करके देने, वो सिलेक्शन ही ऊपर म्यार की करते हैं। मेरा जो नुकता था ना, जैसे मैं वसीम की बात कर रहा हूँ, वसीम जूनियर आया हुआ है तो उसको अभी तक एक मैच नहीं दिया था। आई थिंक इसमें कोई मजायका नहीं है कि वसीम जूनियर को ऑन द गो 2 मैचेस। अब आप ये तो नहीं हो गया ना कि जी अब आप जो हारिस रऊफ साहब हैं तो उनका ताल्लुक लाहौर कलंदर से है, तो जी वो बाहर ही नहीं होंगे। और उसके बाद ये है कि शाहीन अफरीदी भी जो नए गेंद के साथ ज़्यादा इफेक्टिव है, बड़ी साइड्स के खिलाफ जो है वो डेथ ओवर में वो भी एक्सपेंसिव रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बॉलिंग में स्टिल आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज जो अभी आपके स्क्वाड में भी आ गए हैं उनको भी स्मार्टली इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अब आपने अब्बास आफरीदी की बात तो कर ही ली है, लेकिन इससे पिछले सवाल के जवाब में आप कह रहे थे ऑलराउंडर्स, तो क्यों, क्या वजह है हमेशा हम क्यों ये बात करते हैं, हम क्यों इन्हिसार करते हैं उन पर, क्यों हम अपनी स्ट्रेटजीज को बेहतर नहीं कर रहे? देखिए, ऑलराउंडर ये होता है कि मतलब दुनिया के पास जो अच्छे ऑलराउंडर हैं जिनको बैटिंग बॉलिंग दोनों में एक तवाजुन आपको एक फराहम करते हैं। पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली जैसे फ़हीम अशरफ है, वो भी कंडीशंस के प्लेयर हैं कि अच्छी बैटिंग कंडीशंस हो जाएंगी तो बैटिंग में अगर उसके 15 रन के लिए आप उसको खिला रहे हैं, आखिर में आएंगे और 2 छक्के मार देंगे, उतने तो वो 1 ओवर की बॉलिंग में भी दे देते हैं ना। तो फायदा नहीं है। देखें, आपका अब्बास आफरीदी पिछले 1 साल में देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था आपकी वाइट बॉल क्रिकेट में, स्पेशली T20s में, अब्बास आफरीदी था। उस बेचारे को पिछली 3 सीरीज में उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उसको क्वेश्चन दिया जा रहा है किसी और प्लेयर को कि जी आपको ताकि कोई कंपटीशन ही ना मिले, आपको उसको दूसरे लड़के को ड्रॉप ही कर दें जो कि बहुत बेहतर परफॉर्मर था। तो देखिए, जब तक सिलेक्टिव आप कहते हैं ना कि आप सर्जरी करेंगे, सिलेक्टिव सर्जरी से जो है वो नताइज नहीं आएंगे। अब्बास आफरीदी लाजिमुल मलजूम है पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो पूरे 4 ओवर का बॉलर है और बैटिंग अच्छी पावर हिटिंग करता है जिन नंबरों पे जितनी आपको चाहिए होती है। अगर आप 4 ओवर की बॉलर नहीं है ना, तो आप ये फिर रेलू कट्टे टाइप हो जाते हैं, सॉरी टू से, कि आप 10-15 रन कर लिए, 2 ओवर कर लिए, ये नहीं। बॉलर पूरे 4 ओवर वाला में ऑलराउंडर चाहिए जो कि बैटिंग में निचले नंबरों पे जितना भी चिप इन कर ले वो बोनस होगा। बिल्कुल ऐसी। और जिस तरह साइम अयूब को बॉलिंग में यूटिलाइज किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि हमारे पास मोहम्मद हफीज़ की सूरत में एक ओपनर होते थे, बड़े अच्छे बॉलर भी होते थे, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे, उसी तरह की उनकी कमी साइम अयूब पूरी कर सकते हैं? देखिए, अभी तो वक्त लगेगा, क्योंकि साइम अयूब अभी बहुत सलाहियत है, लेकिन अभी इतने काबिल एतमाद स्पिनर नहीं है, क्योंकि वो कैरम बॉल ही कर रहे होते हैं। बेसिकली वो ऑफ स्पिनर है। ऑफ स्पिनर का पहला हथियार ऑफ स्पिन होता है, और जो कैरम बॉल होता है वो उसका सीक्रेट बॉल होता है जो कि कभी कभी बीच में आपने करना होता है। आप नोट करें तो वो 6 में से अक्सर 3 या 4 कैरम कर लेते हैं, तो बैट्समैन यूज्ड टू हो जाता है। फिर उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी ताकि वो एज एन प्रॉपर ऑलराउंडर बन जाए। मेरा ख्याल है अभी पार्ट टाइमर की सिचुएशन में खड़े। अच्छी बात है, उनके अंदर एबिलिटी है। अगर वो उसको मजीद पॉलिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इन फ्यूचर जाके वो एक वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकते हैं। और मोहसिन नकवी जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, आपने देखा होगा यकीनी तौर पर आगा सुलेमान की भी और मोहम्मद हारिस की भी, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो हमारे चेयरमैन PCB हैं, उनका सपोर्ट करना दुरुस्त है, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो इसको बैक करूंगा अपने प्लेयर को, लेकिन जिस आर्टिकल को उन्होंने किया ना, वो मेरा ख्याल है कि उसने अच्छी खासी एक बात को एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाली साइड पर ले गया। प्लेयर को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, और मैं मोहम्मद हारिस वाली बात पे भी समझूंगा उसने कोई ऐसी बात नहीं की। अब देखे ना, वो आप किसी भी बात का एक इशू बना दो, उससे वैसे ही पूछा कि यार क्या होना चाहिए, तो उसने मुस्कुरा के कहती स्ट्राइक रेट इंप्रूव होना चाहिए। आप दुनिया में सारी बहस किस चीज की है? स्ट्राइक रेट के ऊपर बहस हो रही है। तो किसी ने कह दिया, उसने ये थोड़ी कहा किसी को अंडरमाइन किया, कहा कि वो प्लेयर कोई अच्छा नहीं है।
मेरा ख्याल है कि वो एक कुछ ऐसे एक सिचुएशन बना देगी सोशल मीडिया पे कि कुछ अनटचेबल है कि उनके बाद आप उफ भी नहीं कह सकते, उफ भी करेंगे तो आप पे तूफान आ जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन औजात सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमर नजीब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट एशिया कप में कैसा करेगी, कैसा परफॉर्म नहीं करेगी, इसके हवाले से वो हमें बता रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। सी यू ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोह-ए-माह की जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में 6050 मीटर बुलंद मंगलिक सर की चोटी को सर करके अपना नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान से का ये सबसे कम उम्र कोह-ए-माह होने का भी एजाज़ ले चुके हैं। आदम फैसल ने महज 6 साल की उम्र में अपनी माँ किरण फैसल के साथ ट्रैकिंग का आगाज़ किया था और फिर उसके बाद उन्होंने पहला ट्रैक मशहूर मुश्कपुरी की बर्फ़ानी बाइक और पहला ट्रिप जो था वो डगरी था उनका। उसके बाद आदम ने कम उम्री में ही मुश्किल तरीन ट्रैक सर करना शुरू कर दिए, जिनमें मूसा का मुसल्ला, नांगा पर्वत, इसके साथ रकापोशी, बेस कैंप, चट्टा कट्ठा झील, रत्ती गली झील और कितनी झीलें हैं मुश्किल तरीन जो कि वो सर कर चुके हैं। और उनके साथ उनकी मदर होती हैं किरण फैसल और उनका बेटा आदम, दोनों हमेशा से साथ ट्रैकिंग करते हैं। और अब 13 साल की उम्र में मंगलिक सर की कामयाब चढ़ाई ने आदम को नई नस्ल के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनाकर पेश कर दिया है। और जिस तरह क्रिकेट में गजल कहती है ना कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ट्रैक्स में ना ये चट्टा कट्टा और बहुत सारी ऐसी पीक्स हैं जो नाम ले लिया माशाल्लाह से अच्छे तरीके से। हमारे साथ जी किरण फैसल मौजूद है। किरण थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आदम इस साइड पे मौजूद है। आदम आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले किरण आपसे स्टार्ट करता हूँ। लोगों की माएँ उनको रोकती हैं, घूमो नहीं, फिरो नहीं, किधर पहाड़ियों पे जा रहे हो, लेकिन आप इनको साथ ही लेके सारा कुछ सर कर लेती हैं, ये क्यों? I think it's something very interesting और बच्चों को ट्रैकिंग नहीं कोई भी चीज़ हो उनमें ना उनके साथ सपोर्ट करना लाजमी है माओ का। और बाकी जो है किस्मत की बात होती है कि यार पहाड़ों पे कुछ हो जाएगा। देखिए वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड इट्स रियली फन टू एंड इफ ही इज़ इंटरेस्टेड ही इज़ एंजॉयिंग इट, सो व्हाई नॉट। नेचर से आई थिंक बेस्ट थेरेपी कुछ और नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ये कहा। अच्छा आदम ये बताएं कि मम्मा के साथ आप जाते हैं, कैसा एक्सपीरियंस कर चुके हैं अभी तक? डांट छांट भी पड़ती है लेकिन या फिर कहते हैं नहीं, तो ये भी बुजुर्ग हो चुके हैं ना, तकरीबन 7 साल हो गए इनको जाते हुए। जी ऐसा मतलब गुस्से तो नहीं करती ज़्यादा, मगर हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे मतलब बहुत मुश्किलात के होते हैं, क्योंकि जब आप हाइक भी होते हो आपके पास हर चीज़ नहीं होती, मतलब पानी का नॉर्मल नहीं होता, मतलब नॉर्मल फ्लो वगैरह जो आपका होता है घर में, और आपकी जो घर में सहूलतें होती हैं वगैरह वो आपको उधर नहीं मिलती। तो आपको मतलब जब मुश्किल मोमेंट्स में आपको जब मामा होती हैं तो आपको अच्छा लगता है कि दूसरे लोगों को देखता हूँ कि मतलब वो अकेले आते हैं अपने फैमिली अपने ये लोग मतलब फैमिलीज़ को याद करते हैं। मैं मतलब ग्रेटफुल हूँ कि मेरे साथ मामा होती हैं तो मुझे वो होम सिकनेस वगैरह नहीं होती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा किरण मुझे ये बताइएगा कि इसने मामा का जिक्र किया, तो जब मामा और उनका बेटा दोनों ट्रैक पे होते हैं सो उस ट्रैकिंग में क्या आप इनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है या वहाँ पे आप इक्वली होती हैं और ये भी इक्वली इक्विप्ड होते हैं और थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है? आई थिंक पहले रखती थी व्हेन ही वाज अ किड, अब तो ही इज इंडिपेंडेंट। मेरे ख्याल से मेरा ख्याल रखता है। अभी पीछे मुझे देखता है कि मामा आ रही अभी कि हमने नहीं। एक देखा भी था कि मामा ये ठीक कर लें। एग्जैक्टली, सो ही इज ऑलवेज लुकिंग बिहाइंड कि इज मामा कमिंग और नो, क्योंकि इसकी स्पीड मुझसे तेज है अब। तो ही इज विद द लीडिंग ग्रुप, मैं मिडल में आती हूँ क्योंकि हमारा पेस एक जैसा नहीं होता। सो वो चीज़ अब नहीं होती, वी आर ऑल फ्रेंड्स। किरण आपने भी अभी स्टार्ट किया या आप काफी टाइम से कर रही थी? It's been almost 9 years. When Adam was born, when he was 2, तो मैं इसको लेके जाती थी ट्रैक्स पे, और then I realized कि he also enjoys, मेरी बेटी भी साथ होती थी तो हम कर लेते थे। फिर जब ये साथ साथ थोड़ा बड़ा होने लग गया, he was enjoying it, तंग नहीं करता था, तो मुझे भी शौक था। So then I found out some like-minded friends, तो हम बस जाते रहते थे। अच्छा आदम अगर आपकी बात की जाए तो आपने मुश्कपुरी से स्टार्ट किया, फिर डेरी बगला गए, उसके बाद जिस तरह ये नागा पर्वत की बात करी थी उसके बेस कैंप में जा चुके हैं। सो आप इस उम्र में हैं, अभी तो मामा साथ हैं, लेकिन आगे जाके आपने शायद और भी इंडिपेंडेंट हो जाना है, तो आपके जो बड़े बड़े गोल्स हैं एक्सपीडिशंस के हवाले से वो क्या है?
मेरे वैसे मैं बस एंजॉय करता हूँ, ऐसे कोई गोल नहीं है क्योंकि हर साल मामा कोई नए ट्रैक्स लेकर जाती हैं। और वैसे तो मेरा है शौक मतलब कोई बड़ा वाला माउंटेन जैसे कुछ K2 जैसे कुछ कर लूँ, और बस मेरा होप है कि मैं इसका कोई बड़ा से कोई ट्रैक कर लूँ, क्योंकि मेरा मतलब ड्रीम है कि मैं K2 या कुछ इस तक कोई 8000 सबमिट कर लूँ। और इसके अलावा बस मैं अभी तो मैं खुश हूँ कि मेरे पास मम्मा है, और फ्यूचर में अब देखूँगा कि कैसे अकेले करूँगा। जाना है या क्या हाँ। करना है। अच्छा ये बताएं कोई मेमोरेबल ट्रैक था जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो? एज सच एक तो नहीं है, मगर अभी जो रिसेंट हमारा मिगलिक सर का हुआ है वो सबसे मतलब इन माय ओपिनियन सब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मेरा वाला हुआ है। और इसमें हमारे ग्रुप में काफ़ी कम लोग थे, तो इसलिए मैं और मामा की ज़्यादा बॉन्डिंग हुई इस दफ़ा। क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो आप गपशप कर लेते हो ज़्यादा लोगों के साथ, मगर जब कम लोग होते हैं तो आपने उनके साथ ही ज़्यादा इंटरेक्ट करना होता है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनके साथ होते हो, तो इस दफ़ा ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा किरण, आपने बहुत सारे ट्रैक्स कर लिए, जितने ट्रैक्स गजल ने इंट्रो में गिनवाए शायद इससे भी ज्यादा आपने किए होंगे। अब इसने तो डिफिकल्ट का पूछ लिया आदम से, आप ये बताइएगा कि मेमोरेबल कौन सा था? मैंने मेमोरेबल का पूछा, मतलब कि कुछ डिफरेंट कुछ हुआ हो जिसमें आप भी थोड़ा सा हैरान परेशान रह गए हो, आदम भी हैरान परेशान रह गए हो। हर एक्चुअली एवरी जो ट्रैक होता है इट हैज़ इट्स ओन स्टोरी एंड थिंग्स गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ तो होता है बिकॉज यू आर इन नेचर, सो यू नो यू कम अक्रॉस डिफरेंट चैलेंजेस अराउंड। हर एज सच इट all the tracks were good. I think Everest was fun. Reason was कि वापसी पे weather ख़राब हो गया था and we had to come by heli. So it was a good experience of coming by helicopter. वो तो एडवेंचर प्लस हो गया ना? Yeah, exactly. So that was a good experience though. तो वो एक डिफरेंट हमने एस्पेक्ट एंजॉय किया था। आदम ग्रुप्स के से क्या सीखा? आपकी मम्मा ने कहा कि हम ग्रुप्स भी जाते हैं लेकर, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस वहाँ से लिया आपने? नॉट एज सच, मगर बहुत से वैसे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं आपको ट्रैक्स पे, क्योंकि सब मतलब लाइक माइंडेड से होते हैं। आपको मतलब डिफरेंट इंटरेस्ट का पता चलता है कि लोग कोई फ़ोटो मतलब क्या कहते हैं, कोई पिक्चर्स लेने आता है ज़्यादा सीनरी को देखने, कोई बस नेचर में बस मतलब उसको नेचर देखना है, होने के लिए आ जाता है। तो बहुत से लोग होते हैं, मगर मतलब आप बहुत से अच्छे लोग मिलते हैं उनसे, और आप बहुत से दोस्त भी बना लेते हो उसमें, क्योंकि जो आपको हाइकिंग में मतलब ट्रैवल करते हुए आपको दोस्त बनते हैं वो आपके मतलब हर वक्त आपके साथ होते हैं, क्योंकि वो सच्चे दोस्त होते हैं। और क्योंकि आपको सब बंदे की असलियत पता चलती है मुश्किलात में, जब आप हाइकिंग पे होते हो और आपको हर चीज़ नहीं मिलती, जैसे टीवी नहीं होता वगैरह, और कभी कभी खाने का भी मसला हो जाता है। तो जब इस तरह के मसले होते हैं तो आपको बंदे की असलियत पता चलती है। बिल्कुल ऐसे आप इस तरह से ग्रो करते रहे, और दोनों सारी जितनी भी और पहाड़ियाँ रह गई हैं उसको आप सर करते रहें। किरण आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आदम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच यकीन तौर पे आपको पसंद आई होगी। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।